हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्यंत स्टडी पॉइंट। हम लोग यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था के टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे और ये 100 क्वेश्चन है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एसएससी हो गया, यूपीटीपीएससी लेखपाल आप देने जा रहे हैं। अगर आप आर ओ के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं 5 दिसंबर के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए भी। यानी जितने भी मैक्सिमम एग्ज़ाम होते हैं उसमें जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस या बहुविकल्पी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मिलान करने वाले, आप वहाँ इन 100 क्वेश्चनों से आप आराम से उन सभी क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे। यानी अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तो आप इस अगर 100 वीडियो अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अगर हमारी मेरी बात सुनते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, कुछ पॉइंट्स नोट करते रहेंगे, तो आप इजीली गेन कर ले जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 8 to 9 क्वेश्चन ये मेरी गारंटी होगी कि आप आराम से कर ले जाएंगे। तो प्लीज़, जो अब वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जो लोग हमारे मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समितियों के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किसके तहत मिला था यह अधिकार, किससे प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, ऐसा हो जाएगा इसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या मिला था? पावर मिले थे। आइए देखते हैं। अच्छा, आप यहाँ देख रहे होंगे 1773 का रेगुलेटिंग है, 1784 और 1813। मैं थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ 1773 के बारे में। एक्चुअली 1773 जो था रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला एक्ट था और यहीं से एक तरह से नींव पड़ती है भारत में संविधान की, ठीक है। पहला एक्ट है, इसमें बहुत सारे चीज़ें बदली जाती हैं। अगर आप पॉलिटी अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा उस टाइम केवल 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कहाँ कहाँ पे? बम्बई, कोलकाता और मद्रास। ओके, याद रखिए 3 प्रेसिडेंसी उसमें मेन थी, कोलकाता, बम्बई और मद्रास। तो यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया 1773 एक्ट के तहत। जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और इस प्रकार जो प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन बनेंगे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को पहली बार बनाया जाता है। आई होप आपको याद हो गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के बारे में कि कब। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा, इस एक्ट का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट होता है कि इस एक्ट के तहत कब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर होती है? कोलकाता में। कहाँ पर होगी? कोलकाता में। याद रहेगा, कोलकाता सुप्रीम। और इसके 3 लोग मेन होते हैं, जिसके हेड किसको बनाया जाता है? एलिजा इम्पे को। 2 लोगों के नाम आपको बताने हैं। एक का नाम है, जो इनके मुख्य न्यायाधीश जो होते थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। याद रखिएगा क्या नाम था? एलिजा इम्पे, ये इनका नाम था, ठीक है। कब गठित होता है? अगर पूछेगा कब गठित हुआ था तो याद रखिएगा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है। हेड कौन थे? एलिजा इम्पे। अगर अधिनियम पूछेगा किस एक्ट के तहत हुआ था तो आपको याद होना चाहिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये 3 चीज़ें कितनी परसेंट ही? 3% है, ठीक है। चलिए इन सब बातों को याद रखिएगा। 1813 में, फिर आप 1784 का अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें बनती है, ठीक है। वाणिज्यिक विषय जो होते हैं और पॉलिटिकली, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए जाते हैं यहाँ पे, यानी बीओडी, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अगर याद रहे तो। 1813 में भी यहाँ पे व्यापक बदलाव होता है। बदलाव क्या होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर व्यापार पे क्या होता है? नियंत्रण लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको 1813 में मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आप बस वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों के गठन था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो बताइए, आइए देख लेते हैं। पेंथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, तो कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी इसके अध्यक्ष, मतलब इसके सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो आपको याद होगा, अच्छे से आपने पढ़ा होगा लास्ट में। तो कौन आते हैं? लॉर्ड माउंटेन बेट योजना, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मार्लो मिंटो सुधार आपको याद होना चाहिए, बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। मार्लो मिंटो सुधार, तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 याद होगा। आई होप आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए 1909, जिसे मार्लो मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम भी बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत बस एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको बोर नहीं करूंगा। आपको आई नो दैट कि आपको ये पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आप बताइएगा, मैं पॉलिटी का पूरा वीडियो बना दूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन पर रखी गई? ठीक है, तो कहाँ पर हुए अधिवेशन पर रखी गई? तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फैजपुर। ठीक है, अब फैजपुर के बारे में कुछ जान लीजिए इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली फैजपुर जो हुआ था, ये जो अध्यक्षता किए थे ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ये पहला अधिवेशन था जो कहाँ पर हुआ था? गांव में हुआ था। पूछ लिया जाता है कि पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, ऐसा अधिवेशन जो पहला अधिवेशन बताइए जो गांव में हुआ हो, तो आपको याद होना चाहिए फैजपुर। ठीक है, फैजपुर गांव में पहला अधिवेशन हुआ था, और ये आपका फैजपुर आपका पड़ेगा बंगाल में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इतनी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? अच्छा, आज कितने पे हैं? आज कितने पे हैं? 10 लाख पे, उस वक्त भी 10 लाख पे था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन को लेकर जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को कोर्ट में भी लेकर गया था। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था 11 दिसंबर को, तो किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, और यहीं पे पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो याद रखिएगा एक और डेट है 9 दिसंबर। ठीक है, जस्ट इसके पहले 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो इसमें किसे चुना गया था? तो यहाँ पे जो बनाए गए थे 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी सदस्य बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रारूप जो मसौदा समिति के जो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? 7 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है अभी। तो किसने रखा था? आपका रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। याद रहेगा किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। अच्छा, रखा था कब? अगर मान लीजिए अगर डेट पूछ दिया जाए तो क्या आपको याद रहेगा? तो याद है तो अगर बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्ताव को रखा था। ठीक है, और उद्देश्य का प्रस्ताव जिसे रखा था इन्होंने, इसे जो संविधान सभा ने अनुमति जो मिली थी वो मिल गई थी 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रस्तुत किया था। इस पे जो पूरा रूप जो साइन किया गया था संविधान सभा ने जब इसको अपनाया था, तो डेट था 22 जनवरी 1947। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीयों के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपको, आई होप बहुत कम लोगों के क्वेश्चन पता होगा। तो स्वराज पार्टी ने, कई लोग कांग्रेस पार्टी में कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग बताइएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सर्वदल सम्मेलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, और
कांग्रेस पार्टी की स्थापना। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देगा ये 1985 मिलान करने के लिए दे देगा, 1906 दे देगा, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पार्टी की स्थापना कब हुई है। तो इन चारों पार्टियों की स्थापना कब कब हुई है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और भी सीरियस हैं तो, ठीक है। आइए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलिक समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? आपको बताना है कौन सदस्य नहीं था। 9 नंबर। तो कौन सदस्य नहीं था, बहुत ही आसान है, बता सकते हैं आप आराम से, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। देखिए, जो भी अगर कोई समिति बनी है और जहाँ अगर संघ आएगा, क्या आएगा, संघ, वहाँ आप आराम से जवाहरलाल नेहरू क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। संघ शक्ति समिति है, इस तरह से जो भी समितियाँ बनी उसमें अक्सर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। तो एक तरह से ट्रिक है कि अगर कुछ समझ में ना आए तो आप जवाहरलाल नेहरू को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और जब जहाँ संघ आ जाए वहाँ जवाहरलाल नेहरू को इंक्लूड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेश 42वें संविधान द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। अब देखिए, 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, यानी छोटा संविधान संशोधन। अब ये हुआ कब था? तो याद रखिएगा 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था। ओके। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द नहीं, एक्चुअली 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन आपसे पूछा सिर्फ जा रहा है 2 शब्द। तो 2 शब्द कौन थे? अब यहाँ पे 2 शब्दों में अगर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा सी, ठीक है। तो तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया था, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही ईजी है, ठीक है। समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, जिसे कई बार पंथ निरपेक्ष भी बोल दिया जाता है। तो एक शब्द और भी बताइएगा, ठीक है, आप लोग, कि कब मतलब 1976 में जो जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण जो है ये हमारे संविधान में नहीं है। कौन सा वर्ड नहीं है हमारे संविधान में? तो याद रखिएगा, लोक कल्याण, ठीक है। जो हमारी उद्देशिका है उसमें लोक कल्याण की कोई बात आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल अभी हम लोगों ने 11 क्वेश्चन देख लिए। आई होप आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं और आप इसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। अच्छा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो सूचियां हैं, तो कितनी सूचियां हैं संविधान में? कुल 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? टोटल 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन? केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है, और एक आपकी समवर्ती सूची है। आई होप आपको पता होगा कि 3 सूचियां बनी हैं, और तीनों सूचियों पे अलग अलग तरीके से काम होता है। संघ सूची पे कौन कानून बनाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। राज्य सूची पे राज्य गवर्नमेंट, और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों मिलके बनाते हैं। लेकिन अगर उनमें से किसी एक विषय पर कानून अगर राज्य ने बनाया है और उसी तरह का कानून अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है, तो राज्य का कानून मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून को हटा दिया जाता है, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट के जो कानून होते हैं उसे हटा दिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को ही मान्य किया जाता है, ठीक है। तो बताइए, भारतीय संविधान समवर्ती सूची किससे लिया गया है? तो आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी अगर अच्छे से, तो जो कई बार कहा जाता है कि बारो किया गया है, उधार लिया गया है, या कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है। तो यहाँ पे जो समवर्ती सूची है वो आपसे लिया गया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। यूएस से क्या लिया गया है? यूएस से आपको मिल जाएगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है, आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको यूएस से मिल जाएगी। अच्छा, कनाडा से क्या मिलेगा? तो सरकार की संघीय व्यवस्था आपको मिलेगा। केंद्र के पास क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया वो भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकालीन उपबंध। तो जो भी इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट किए होंगे या आप एग्जाम किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
तो चलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख दिया है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। जो संविधान में भारतीय आदर्शों को आप कहाँ पे देखते हैं, ये वर्ड कई बार यूज किया गया है, ठीक है, कि आदर्श, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को आप कहाँ पे पाते हैं, तो आप पाएंगे प्रस्तावना में, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रस्तावना की बात कर लिया, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, कम से कम एटलीस्ट जैसे भाग 1 की में क्या कहा गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, आपको याद होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। आर्टिकल कहाँ से यूज कर लिया जाता है इसका, याद रखिए 1 से लेके 4 तक, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। अब भाग 3 बोल रहा है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, ठीक है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, ओके, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार के लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो आपका, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 4 आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो भाग 4 में क्या है, तो क्या है आपका, राज्य का नीति निषेध तत्व 36 से 51 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 में क्या है, संघ है, 6 में क्या है, राज्य है। इस तरीके से आप एटलीस्ट कम से कम 1 से लेकर 6 तक आप याद रखिए, ठीक है, ऊपर से, ठीक है। बाकी बीच में जैसे 9 नंबर याद आपको होना चाहिए, 9 नंबर जिसमें पंचायत है, 10 नंबर अनुसूचियाँ हैं, इस तरीके से जैसे निर्वाचन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस भाग में, तो भाग 15 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी अभी इसमें क्वेश्चंस आएगा तो उसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा है, तो कितनी बार किया जा चुका है, तो याद रखिएगा 1 बार। कितनी बार हुआ है, तो 1 बार, क्योंकि देखिए यहाँ संशोधन पूछ रहा है, तो संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया ना, अभी आपने ऊपर पढ़ा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, 2 शब्दों को मैंने आपको बता दिया है, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, एक आपको बताना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, कौन एक जो है आपको वायदा नहीं करती है, तो बताना है, तो कौन सा आपको वायदा नहीं किया जाता है, तो पूजा की समानता, ठीक है, पूजा की समानता के लिए कोई बात नहीं की जाती है, ठीक है। सामाजिक न्याय चाहिए, एकदम मिलेगा आपको, राजनीतिक न्याय आपको मिलेगा, विचार की स्वतंत्रता भी आपको मिलेगी, लेकिन पूजा की समानता आपको नहीं मिलेगी। आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ टाइम भी दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मैं आप भी उसी टाइम पढ़ के आप तुरंत आंसर निकाल सके, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया, ठीक है, कौन सा शब्द जोड़ा गया, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 16 नंबर, तो कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो समाजवाद, अभी आपने ऊपर पढ़ा था तो याद हो जाएगा, समाजवाद। 42वां संविधान संशोधन 1976, आई होप अब तो याद हो गया होगा ये अमेंडमेंट कब हुआ था, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप याद हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो किसका है, तो भारत। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार कन्फ्यूजन होता है लोगों को, कई लोग सर्वोच्च न्यायालय मारते हैं, कुछ लोग संविधान मारते हैं, कुछ लोग संसद मारते हैं, धर्म तो कोई नहीं मारता है, लेकिन इन तीनों में जो भी नए लोग होते हैं और पढ़ाई अभी मतलब कभी कर केवल क्वेश्चन से पढ़ के आए रहते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है, सर्वोच्च न्यायालय मार दे, संसद मारे, संविधान मांग दे। देखिए हमेशा याद रखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सबसे जो सर्वोच्च होता है वो होता है हमारा संविधान, ठीक है, संसद नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा संविधान। कभी कभी राष्ट्रपति दे देगा, कभी कभी प्रधानमंत्री दे देता है, तो आप पहली बार अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए कि संविधान ही होगा, ठीक है। कभी भी किस तरीके से भी क्वेश्चन आए तो सर्वोच्च जो होगा वो संविधान होगा। प्लीज़ आपको अगर लग रहा है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। अभी हम लोगों ने पढ़ा समवर्ती सूची, तो बताइए समवर्ती सूची किससे लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
यूएस, कनाडा, जापान मैंने बता दिया था आपसे, ठीक है। इसमें मैंने आपका जापान का नहीं बताया था, याद रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो आपका लिया गया है जापान से। बाकी मैंने यूएस और कनाडा आपको बता दिया था। टाइम यहाँ आपको मैं नहीं खराब करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेध तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? ठीक है, नीति निषेध तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आपको याद होगा कहाँ से लिया गया है? इजी क्वेश्चन है, आयरलैंड से, ठीक है। 20 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? 21। तो किससे लिया गया है? 21 का आपका क्या हो जाएगा? पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, तो समझ में भी आ गया होगा। तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। जो राज्यसभा में जो व्यक्ति आते हैं, जैसे समाज सेवा, साहित्य, कलाएं, विज्ञान क्षेत्र से जो ख्याति प्राप्त होते हैं, तो उनको जो लिया जाता है वो आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा आपको, किस अनुसूची में वर्णित है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? आप ये लोग बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको सुन लिए होंगे। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर, राज्य के नीति तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा राज्य के नीति तत्व किसके संविधान पर वर्णित किए गए हैं? तो आयरलैंड। बहुत ईजी, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो अब बताइए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? सबसे बड़ा तो यही है। तो याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। और जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपको ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका, पूर्व जो आपका सोवियत संघ, जिसे हम लोग यूएसएसआर बोला करते थे, ठीक है, पहले 1991 से पहले, तो उसे लिया गया मूल कर्तव्य। यहाँ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, ठीक है। किससे? सोवियत संघ से। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो मूलभूत अधिकार आपको मिले हुए हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था। तो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ये किस भाग में है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे भाग पूछा था, मूल अधिकार किस भाग में है? तो आपको क्या पता होना चाहिए? भाग 3। किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद कहाँ से है? तो 12 से लेके 35 के बीच में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ठीक है, 24, बहुत ही आसान, आपने कर लिया। तो अब तो आपको पता ही होगा कहाँ से लिया गया। 24 का क्या हो जाएगा? बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त अमेरिका बिल ऑफ राइट्स है उसी से लिया गया, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में तीनों स्वप्नों में पंचायत बनाने की संकल्पना की गई? अभी मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें मेन आपको भाग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 25 तो किस में है? अब बताइए, भाग 9 में, ठीक है। भाग 9 में क्या है? पंचायत के बारे में बात कही गई, ठीक है, तीनों स्वप्नों में, ठीक है। तो अच्छा, जो पंचायत है किस किस आर्टिकल में मिलेगा? तो याद रखिएगा 243 आर्टिकल हो जाएगा, 243 243, ठीक है। याद होना चाहिए आप लोगों को 243 पंचायत भाग 9। 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 10 में। 11 क्या कहता है? संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच जो संघ है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके बारे में वर्णित है, ठीक है। और 12 क्या है? आप याद रखिएगा, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद। तो 9, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा जैसे आर ओ अगर दे रहे हैं, आप वो एसआई का पेपर दे रहे हैं, एसएससी का पेपर दे रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन तीनों भाग, कुछ चारों भाग मैंने बता दिया, तो आप एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। भाग 9 किससे है? तो पंचायत, आर्टिकल 243, ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 200 आपको ये मिल जाएगा, आपका आर्टिकल में बता दे रहे हैं 244 में, ठीक है। 244 से लेकर 244 का इस तरह से डिवाइड है।
ठीक है 10, 11 है आपका 245 से 263, 245 से लेके 245 से लेके 263 तक ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, ये इस तरह से आर्टिकल पूछ देता है। भाग 11 कहाँ से कहाँ तक बढ़ी थे। अब भाग 12 जो है आपका है 264 से लेके, जैसे 263 तो 264 से आपका लेके हो जाएगा वर्णित है आपका 300 क तक, कहाँ तक 300 क तक वर्णित है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। 25 नंबर आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग से लिया गया। जो मूल कर्तव्य है यहाँ पूछ रहा है, मूल कर्तव्य देखिए मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य में कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम वाले। मूल कर्तव्य तो बताइए 26 का क्या होगा, तो भाग 4 क क्या हो जाएगा, भाग 4 क। भाग 1 हम लोगों ने अभी देख लिया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र मैंने आप लोग को बता दिया था। ठीक है, भाग 2 मैंने क्या बताया, नागरिकता 5 से 11। ठीक है, ये याद रखिएगा, नागरिकता कहाँ से कहाँ तक आपको मिल जाएगा, आर्टिकल 5 टू लेके 11 तक में। ठीक है, 5 से 11, और ये आर्टिकल आपका 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक में। ठीक है, 1 से लेके 4 तक। अब भाग 4 क में आप समझ गए, 4 में क्या है, तो अगर 4 पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, राज्य के नीति सख्त तत्व जो आयरलैंड से लिया गया। और मूल कर्तव्य 51 का मूल कर्तव्य आपका सोवियत संघ से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची, ये मैंने क्वेश्चन अभी आपसे ऊपर पूछा था। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी में है। 27 का क्या हो जाएगा, तो चौथी। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, जो जिस राज्य का है वो बताएगा कि उसका राज्यसभा में सीटों कितनी सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, तो बिहार का अगर कोई पेपर मतलब कोई वीडियो देख रहा है तो बिहार का बताएगा। पंजाब से मतलब जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि उनके यहाँ राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं वहाँ से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दल बदल आज कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे दल बदलू नेता है। ठीक है, इस तरह के वर्ड आप सुनते होंगे, दल बदलू वर्ड। ठीक है, दल बदलू नेता है ये। ठीक है, तो दल परिवर्तन के आधार पर तो ये किस में है, आसान है। ठीक है, 8, 9, 10, 11 दिया हुआ है। तो 8वीं अगर आपको पता है तो अगर 1 बाई 1 अगर देखा जाए तो 8वीं में क्या कहा गया है, आपका भाषा है। 9वीं में क्या गया है, भूमि सुधार है। 10वां जो है वो क्या करता है, दल बदल है। याद रहेगा। 8वां क्या है आपका, भाषा। 22 भाषाओं का वर्णन है, यहाँ पर आप कर दीजिएगा भाषा। ठीक है, 9वीं आपका क्या है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको, भूमि सुधार संबंधित। ठीक है, भूमि से संबंधित। 10वीं आप समझ गए, दल बदलू। दल बदल जो आपने सुना होगा, दल बदलू सर, दल बदल के एक दो नेता चले जाते इधर से उधर, उनके बारे में। और 11 के से संबंधित है, पंचायत की शक्तियाँ। अच्छे से आपको पता होगा 11 किससे संबंधित, पंचायत की शक्तियाँ। और 12 आपका किससे, नगर पालिका की शक्तियों के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। ठीक है, आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं तो आपको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। पुनर्निर्वाचन अगर करना है, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, अगर उन्हें पुनर्निर्वाचन होना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल 57 याद रहेगा, आर्टिकल नंबर 57। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होता है। जो छठी अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, तो छठा संविधान जो सूची में से किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो आपको याद होना चाहिए मणिपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध
विशेष उपबंध किया गया, ठीक है। तो बताइएगा किस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। 31, तो ये आपका मिलेगा 5वीं में, ठीक है। यानी अनुसूचियाँ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आप अनुसूची अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अगर आपने पेट का पेपर दिया होगा तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन पेट में ही क्या बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 40 याद रहेगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अब देखिए, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की बात कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ें, संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। संविधान की संशोधित तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को आप हटा सकते हैं, ठीक है। हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा 317, क्या हो जाएगा? 317, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं भी याद होगा तो ये लोक सेवा के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 317 में होगा इसका वर्णन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 500 से अधिक राज्य वालों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आई होप ये सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा बहुत दुख की बात है, ठीक है। तो बताइए कौन होगा? 34 का क्या आंसर होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इतना आसान क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बुरी कंडीशन है। 35, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात किया जाए, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम SSC, इसमें बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? सूची पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो 35 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट आर्टिकल याद कर लीजिए, 249, आर्टिकल क्या हो जाएगा? 249, यानी विधि बना सकती है कौन? संसद, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब हुआ था? ठीक है, व्यापक पुनर्गठन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा, किस टाइम सबसे ज़्यादा व्यापक पुनर्गठन किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए, पुनर्गठन जो हुआ था वो हुआ था आपको 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आई होप सबको पता होना चाहिए, क्या होगा? 37, आपको टाइम मिल गया, आप कर लिए होंगे। तो 368 है, ठीक है, संविधान संशोधन। आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ, अच्छा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली कहाँ से गई है, कौन बताएगा? और कमेंट बॉक्स में अगर बताना होगा तो कौन सबसे पहले, अगर मान लीजिए अगर लाइव क्लास चली होती तो क्या बताते आप लोग? तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से भी याद आया, जो आज वीडियो बना रहा हूँ, तो जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक नया कोरोना का वेरिएंट पाया गया जो अन्य से स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज़ मास्क लगा कर रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 38, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कैसी नागरिकता मिलती है भारत में? कैसी आपको नागरिकता मिलती है? आपको नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता मिलती है। और अगर वहीं यूएस का अगर पूछा जाता, तो यूएस का अगर पूछा जाता तो आप वहाँ पर कहते दोहरी नागरिकता मिलती है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, अभी मैंने ऊपर बताया था, और ये आपको मिलेगा यूएसए में, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? अगर आप नागरिकता से संबंधित कानून जो बनाया जाता है, देख रही, अभी CA आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो आपको उस टाइम बहुत सारा आपने न्यूज़ सुना होगा। तो अब उस न्यूज़ के आधार पर भी अगर आप बताएंगे तो क्या बताएंगे, ठीक है, कि कौन बनाता है? तो संसद, क्या याद रहना चाहिए आपको? संसद, ठीक है। बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था पूरे देश में, आंदोलन के लंबे टाइम तक चला रहा। तो याद रखिएगा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है तो वो कौन है? संसद है। अब इन्हें राष्ट्रपति चुनाव आयोग या प्रधानमंत्री
ये मार दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया। जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है उसके लिए किसको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है जो रीट जारी किया था आर्टिकल 32 के था, तो पूरा मौलिक अधिकार जो देखता है वो देखता है आपका सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, याद रहेगा। कोई उच्च न्यायालय मत मार देना भाई लोग, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सेम क्वेश्चन घुमाया है, तो बताइए 41 का क्या हो जाएगा? न्यायपालिका, ठीक है। कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि नहीं कुछ और मार दें। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन क्या है पूछा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित पूछ रहा है, ठीक है, 42। तो बताइए वाक्य और व्यक्ति की आज़ादी किसमें है? तो अगर 42 आपको करना होगा तो क्या करेंगे? 42 का क्या आंसर हो जाएगा? वाक्य और व्यक्ति की आज़ादी मैंने अभी बोल दिया तो आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 सभी का सभी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मैंने बता दिया फंडामेंटल राइट का मैंने वीडियो भी बनाया है। हमेशा फंडामेंटल राइट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आरओ हो, ईआरओ हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, आप चाहे जितने भी एग्जाम दे लीजिए, आपको फंडामेंटल राइट से 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही दी जा रही है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है। 43 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना होगा? 32 का प्रयोग किया है, तो मैंने अभी ऊपर बोला भी था, तो किससे संबंधित है ये? मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो 32 है उसमें 5 रीट जारी किए जाए, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को, ठीक है, किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है या किया जाता है? तो 44 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होता है उसको क्या बोला किया जाता है? अधिकार परीक्षा। क्या बोला जाता है? अधिकार परीक्षा, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है रीट से, ठीक है। जो 5 रीट जारी किए जाते हैं आर्टिकल किसके तहत? 32 के तहत जो 5 रीट जारी किए जाएंगे तो उन्हीं से संबंधित है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो बताइए संपत्ति का अधिकार अभी क्या बना दिया गया है? तो विधिक अधिकार बना दिया गया है, याद होगा आई होप। तो कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता, छुआछूत, आर्टिकल 70। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? मतलब फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, कौन सा माना था इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो 47 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो क्या होगा? गोलकनाथ का मामला है ये, ठीक है। किसका मामला है ये? गोलकनाथ का मामला है, ठीक है। और एक सबसे फेमस जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है केशवानंद भारती का मामला। ये केशवानंद भारती आपका हुआ था 1973 में, ठीक है। ये कह रहा है, देखिए अब ये दोनों इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये हुआ था आपका 1967 में। कौन सा? ये 1967 में हुआ था, ये 1973 में हुआ था। केशवानंद भारती मामला जो कहता है कि एक्चुअली सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि संसद संविधान के किसी विभाग में क्या करती थी? संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के आधारिक लक्षणों को छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी जिसको एक मूलभूत जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। लेकिन इसने सीधे क्या कर दिया था? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसने कहा था? जो आपका गोलकनाथ का मामला था। तो दोनों मैंने यहाँ पे कर दिया, आप डिफरेंशियस आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? 48 किसके पास है? तो याद रखिएगा
संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हो सकता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है। 49 का क्या होगा? तो कुछ का होगा, सभी का नहीं होगा, क्या होगा? कुछ का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो बताइए 50। आई होप सबको पता भी होगा, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जब राज्य का आप नीति निर्देशक तत्व करें पढ़ेंगे तो राज्य का दायित्व होगा कि क्या करे, रोजगार प्रदान करे, ठीक है, आर्थिक मजबूती प्रदान करे अपने राज्य के नागरिकों को। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपको मिलेगा कहाँ पे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, ठीक है, अनिवार्य किए जाने की बात करा। तो इसको देखिए, इसका हर जगह वर्णन मिलेगा। आप मूल अधिकार जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा 21 कम में, ठीक है। यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। तो 51 का क्या हो जाएगा? तो ए, ठीक है, क्या? 14 वर्ष, ठीक है। देखिए कहीं आप मॉल या शॉपिंग मॉल इन सब जगहों पर जाते हुए तो लिखा रहता है कि प्रोहिबिटेड चाइल्ड एरिया, यानी यहाँ बच्चे कार्य नहीं करते, यानी वहाँ बच्चों को कार्य करना मनाही है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, आपको केवल एक हिंट दे रहा हूँ। 52 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से? ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और भी एग्जाम में पूछा गया है। 52, तो बताइए 52 में क्या होगा? 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। आई होप आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो आर्टिकल्स होते हैं, कम से कम देखिए, अगर आप आर्टिकल याद करना चाहते हैं तो एक से लेके कम से कम तो आप 1 से लेके 50 तक या 52 तक या 53 तक अगर आप याद कर लें, ठीक है, यानी कम से कम 61 62 तक तो माना जाता है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे डायरेक्ट आर्टिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फंडामेंटल राइट हो गया, आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, इन्हीं से पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार पढ़ते रहिए, ठीक है, कहीं से भी नोट कर लीजिए पूरा का पूरा और उसे पढ़ जाइए, 2-3 बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग आर्टिकल 40 अभी पढ़ा हम लोगों ने, आर्टिकल 52 पढ़ा, ऊपर हम लोगों ने आर्टिकल 51 पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके का आर्टिकल क्या होते हैं, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा बताइए 48 क्या कहता है? एक्चुअली जो राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। 48 हो गया, फिर आपका 52 हो गया, 54 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? ठीक है, मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किसने किया था? 53 का आंसर क्या होगा? तो स्वर्ण सिंह ने, याद होगा आपको, स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था इसकी बात, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये बात कही गई थी मौलिक कर्तव्यों की। तो अच्छा बताइए, इसे जोड़ा कब गया था? इसे, यानी जो आपका मूलभूत कर्तव्य हैं, तो इसे जोड़ा कब गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भी जोड़ा गया था। फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, ठीक है। जब ये जोड़ा गया तो इसकी संख्या कितनी थी? 10, ठीक है। जब मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए तो उस टाइम इसकी संख्या थी 10। वर्तमान में इसकी प्रेजेंट टाइम इसकी संख्या हो गई है 11। तो 11वां क्या जोड़ा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता को क्या होगा, ये दायित्व है कि उन्हें क्या करें, शिक्षा दें, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो 54 इंपॉर्टेंट है। तो भाग 4 अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया इसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस में इसकी बात कही गई, 21 में नहीं, ठीक है। अब सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर आपको पता ही होना चाहिए, आपको कह रहा है कि कर्तव्य, ठीक है, तो नागरिकों का कर्तव्य,
तो कर्तव्य के बारे में बात कहाँ पे की गई है, तो राज्य के नीति निर्धारित तत्व में कहा गया, ठीक है। तो अब बताइए कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य, उसमें क्या है, निर्देश तत्व में पूछा गया। तो 48 ये क्या कहता है, यानी 48 राज्य के पर्यावरण को संरक्षण तथा संवर्धन का बात करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा 55 का ए, ये होगा कि बी होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक नागरिकों का ये पर्यावरण, तो 48 का बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का बी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ओके, ये कर्तव्य आपका, ये नहीं कि कर्तव्य का मतलब ये है कि पेड़ काटना शुरू कर दीजिएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। मूल कर्तव्य किसमें शामिल है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने भाग पढ़ा हुआ है तो 51 क आपको अगर याद हो तो, ठीक है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 58 देखते हैं, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो बताइए ये कौन समाधान, किसको समाधान के लिए किसको बुलाएंगे, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। अच्छा ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो आर्टिकल 108 याद रखिएगा, अगर आर्टिकल पूछे एग्जाम में तो, ठीक है। बुलाता कौन है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा बुला दिया, अध्यक्षता कौन करेगा, तो कई बार देखिए आंसर क्वेश्चन है तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कौन कर अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, मतलब वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए, तो एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी बैठती है संसद 3 टाइम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइएगा वर्तमान में कौन सा संसद जो सत्र चल रहा है, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, जिसमें अभी जस्ट कृषि कानून को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था उसे समाप्त करेंगे, तो अभी कौन सा सत्र चल रहा है जिसमें इसको समाप्त किया गया है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कौन कौन किस में होती है, तो आपको याद होना चाहिए किस में होती है, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। अगर राष्ट्रपति संबंधी चुनाव में विवाद हो जाए तो किसे निर्देशित किया जाएगा, तो किसे करेंगे। अब कई लोग सोचोगे निर्वाचन आयोग, लेकिन नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं होगा, कौन होगा, तो आपको यहाँ रखिएगा सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। 62 किसके में अपनाई जाती है, तो 62 का आपका बताना है किसमें अनुपातिक पद्धति प्रणाली अपनाई जाती है। राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, एकल संक्रमणीय पद्धति अपना, ठीक है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, बताइए कौन से गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। आसान है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा, तो कब तक कार्य करता रहेगा बताइए। 5 वर्ष, 1.5 साल, 1.5 दिया हुआ है, या 1 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 1 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी, तो 65 किसकी मृत्यु हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किसकी मृत्यु हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, ठीक है। 66 कितने को नामित किया जाता है,
संसद के दोनों सदनों को पूछा, एक सदन में नहीं, दोनों सदन याद रखिएगा। तो कितने हैं? 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? 67 का क्या आंसर हो जाएगा? कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। याद रखिएगा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध तथा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो युद्ध की घोषणा कौन करेगा? तो भैया बताइए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति। तो कौन घोषणा करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 69 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह। तो याद रखिएगा सिर्फ 6 सप्ताह तक। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर वो रखा जाना आवश्यक है, अदरवाइज नहीं तो वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 70 अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अगर जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कौन सा इसका अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या व्यक्तिगत? तो ये इसका याद रखिएगा कैसा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? अब देखिए, अब एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सीधे पूछ दिया। तो आपका कौन है? 12वां। तो पूरा क्रम याद कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ऊपर से कम 4, नीचे से कम 4। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए किसको प्राप्त हो सकता है? बिना आंसर देखिए आप करना चाहेंगे तो कौन रहेगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा इस तरह का जो पावर होता है वो किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो अगर राष्ट्रपति आपको बनना हो तो कितनी आयु आपकी पूरी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य होना चाहिए। इसकी कुछ योग्यताएं हैं, कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने लोग मनोनीत करता है? अभी हमने देखा था टोटल करता है 14 लोगों को। तो राज्यसभा में कितने लोगों को करता है? बताइए फटाक से। तो क्या हो जाएगा आंसर? 12 लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो कौन भाग नहीं लेता है? अगर आप सिर्फ एक चीज़ जानते होंगे, देखिए राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा लेता है, विधान परिषद नहीं लेता है। क्योंकि विधानसभा एक्चुअली प्रत्येक राज्य के पास नहीं है। ठीक है, तो जब प्रत्येक राज्य के पास नहीं है तो क्या होगा? संतुलन बिगड़ सकता है, इसीलिए विधान परिषद नहीं भाग लेता है। याद रखिएगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का कौन तय करता है या कराता है? ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई विवाद हो जाए, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद हो जाए तो किसके पास जाएगा? तभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर राष्ट्रपति है तब भी सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति है तब भी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ पे प्रस्तावित किया जाएगा? ठीक है, कि केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के संयुक्त में, कि केवल राज्यसभा में? तो भारत के उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो आप याद रखिएगा केवल राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? निम्न में से कौन ऐसा है जिसने पूर्ण अवधि तक रहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आई होप सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा इससे पॉलिटी रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ठीक है, कह रहा है अगर अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 का क्या होगा? सी, संसद। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था, तो कितने होते हैं? 12। ठीक है,
12। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ठीक है, ऐसा कौन है जिसमें संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो पूछ रहा है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व निम्न में से किसका है? 81। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। और आपको पता होता दिल्ली और पुदुचेरी, याद रखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है, विधानसभाएं हैं, इसलिए वहाँ पे राज्यसभा से लोग आते हैं वहाँ से। अब एक चीज़ याद रखिएगा, दिल्ली को भी, सॉरी, जम्मू कश्मीर को भी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें पूछे जम्मू कश्मीर का इंक्लूड कर दे तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, यानी कोई सदस्य नहीं उसके द्वारा की जाती है? तो 82 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के जो असदस्य होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। कहने वाला आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि अगर उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना? 14 दिन तक। ठीक है, यानी कहने वाला भी है कि अगर लोकसभा ने अगर पारित करके, देखिए पहली बात तो यार कि धर्म विधेयक हमेशा आएगा कहाँ पे? तो लोकसभा में। हमेशा याद रखिएगा, धर्म विधेयक पहले आता है कहाँ पे? लोकसभा में, उसके बाद से जाता है राज्यसभा में। अब ये ना कभी राज्यसभा में उसको मंगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये लोकसभा में आता है। और अगर राज्यसभा उस पर अगर 14 दिन का सहमति देता है, नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और उसको सहमति देना है तो दे दे, नहीं देना है तो मत दे। अगर 14 दिन बाद ऑटोमेटिक वो पारित मान लीजिएगा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो कितना समय दिया जाता है? अभी अभी ऊपर हम लोगों ने देख लिया, तो 14 दिन याद रहेगा, बताने जरूरत ही नहीं है। 85 देखते हैं। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है? तो वही बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। कौन कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, 86 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ठीक है, 87। बताइए 87 के कितने लोग करता है? तो 2। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें अमेंडमेंट करके इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब नहीं करेगा, मतलब नेक्स्ट जब चुनाव होगा तब उसमें नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में हुआ है? 88। तो कब हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसमें। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? पूछा है कौन सा संवैधानिक राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई जाती है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 है और इसको 100 करना है, तो कहाँ से किया जाएगा? कौन सा इस तरीके से कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा किया गया था? तो 7वां और 21वां। कौन किया गया था? 7वां, और इसमें से आंसर हो जाएगा आपका 7वां और 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ठीक है, लोकसभा में तो आपको अच्छे से पता है कौन है, तो उत्तर प्रदेश, 80 और 31। ठीक है, किस राज्य का लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश, इसमें 80, इसमें 31 है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? अब पहला पूछ लिया, अब पूछा है दूसरा स्थान किसका है? ठीक है, 91। तो दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र वाले कमेंट करके बताएंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं कि कौन कितनी सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में, लोकसभा में। नेक्स्ट, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पाता है? ठीक है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व की जी बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप अनुमान लगा लेंगे कौन हो जाएगा 92 का, आराम से अनुमान लगाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बाद आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 3 आपके याद हो गए, आई होप 3 याद हो गए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? ठीक है, 93,
अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन करता है। तो याद रखिएगा इसमें आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगर उत्तर दिया रहेगा, अगर आंसर दिया रहेगा उत्तर प्रदेश तो आप कन्फ्यूज होइएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है। ठीक है, तो 94 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लद्दाख याद रखे रहिएगा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र है सबसे बड़ा, और ये अभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है 2019 से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा में के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अभी कितनी है, कितने लोग निर्वाचित किए जाते हैं, तो उस दिन निर्वाचन जो होता है वो 5, 4, 3 होता है। अगर अधिकतम संख्या पूछता है तो आंसर अलग हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। ठीक है, मतलब उसको एक्सटेंशन किया गया है, बढ़ाया गया है। तो 96 का क्या हो जाएगा, बी, 5वीं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो बताइए 97 का क्या हो जाएगा, कितनी आयु होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 25 वर्ष। अगर उसी तरह अगर प्रधानमंत्री की जगह आपका बोल दें मुख्यमंत्री, सीएम की अगर बात करेगा तो सीएम भी 25 वर्ष होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ चुका, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते थे कि 25 होगा कि 30 होगा कि 35 होगा। तो याद रखिएगा कितना होगा, 25 दोनों के। ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने। किसने कहा था, इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है संसदीय प्रणाली में किसके पास होती है। ठीक है, पूछ रहा है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ठीक है, अगर यही पूछ देता कि कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, ठीक है, तो क्या हो जाता, कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, तो राष्ट्रपति का। लेकिन यहाँ पूछा वास्तविकता में अगर देखा जाए तो किसके पास होता है, तो सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। 99 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, कई लोग सोचोगे राष्ट्रपति क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे पूछा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। अगर यही पूछा संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो हमारा क्या होता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। ठीक है, तो 100 का क्या हो जाएगा, कितने महीने कितने टाइम तक वो रह सकता है, तो 6 मंथ तक रह सकता है। लेकिन 6 मंथ के अंदर, ठीक है, या 6 मंथ जैसे समाप्त होने वाला रहेगा उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो हट जाएगा। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, तो ये अगर आपको आपने वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें, और अगर ये क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि यूजफुल है, इससे आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी, जो मैं बता रहा हूँ, जो इतने क्वेश्चन मैंने भी कराया, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ कराया, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपसे पूछे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।